गए हुए हैं। हेलो, कहाँ हैं आप? हेलो हेलो। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हम आ गए, बोलो। अरे आप ना मतलब हमको तो बोल दिए कि जल्दी जल्दी काम करो। हाँ। और बोले कि सामान लेके आते हैं। कहाँ रह गए थे आप इतना देर से? सामान लाना था। हाँ तो अरे बाप रे। देखो सामान तो हम नहीं लाए, लेकिन वो क्या है ना कि वो बंटी के हम स्कूल चले गए और तुमको बताना हम भूल गए थे। ये तो हमसे गलती हुआ। लेकिन जानती हो स्कूल में ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो स्कूल में गार्जियन लोग को बुलाया गया था, तो हम वहाँ चले गए। और जानती हो वहाँ इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ बता रहा था, विज्ञान के बारे में, खगोल के बारे में, चांद के बारे में, पृथ्वी के बारे में। देखने में तो हमको भी बड़ी अच्छा लग रहा था। अरे वो सब तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये बताइए कि जो काम था काम पर तो ध्यान देना नहीं है। विज्ञान है तो खगोल है तो ये है तो वो है, क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? देखो सब लोग को आज विज्ञान के बारे में जानना चाहिए। और खाना बनेगा नहीं बनेगा, आगे होगा पीछे होगा, यही सब तो होबे करेगा, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। हम इतना बढ़िया हमको लगा ना कि हमको लगा कि तुमको भी चलना चाहिए था। नहीं तो अगर तुम जाती ना तो इस तरह का बात नहीं करती। प्रणाम भैया। आप प्रणाम 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 भैया। कौन चीज जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये कौन चीज आप लोग कर रहे हैं? अरे भैया ये गए थे सामान लाने, कहाँ तब विज्ञान के चक्कर में फंस गए। हमको तो मतलब ये विज्ञान क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा। मतलब बता तो रहे हैं। अरे अनिल भाई बात ऐसा है ना कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हाँ। और स्कूल में ना बच्चा बोला कि पापा गार्जियन को आना है वहाँ पे, तो हम चले गए। अरे भाई तो इसी में तो हम भी गए थे अपने बच्चों की स्कूल हाँ, में। हाँ, देखो देखो हम कह रहे थे ना। उसी में गए थे हम भी। बताइए भैया, तो हाँ। मतलब इसका जानकारी हमको कैसे मिलेगा आखिर? हाँ तो उसी छोड़ कर आए थे बच्चा को हम। तो रास्ते में मिल गए प्रोफेसर साहब। अच्छा। और वो प्रोफेसर साहब हमारे भैया के बहुत बड़े के दोस्त निकल गए। अरे हाँ। बाप। हाँ, आज जिनका आज हम लोग अपने गांव में ही कार्यक्रम है उनका। अच्छा। अच्छा। तो इसीलिए सोचे कि भैया अकेले क्या जाना है, हाँ। चलते हैं दीपक भैया के घर है, भौजी को भी लिया लेंगे, भैया को भी लिया लेंगे। एक बात कहे देख अनिल लेंगे। भाई, ना हम जो स्कूलों में देखे ना, हाँ। तो इतना जो चांद खगोल और पृथ्वी सब के बारे में बता रहे थे ना, हाँ, तो हाँ। बड़ी हमको अच्छा लग रहा था। हाँ। तो मन में था कि भाई जानकारी तो कैसे। सुनो, जानकारी उनकारी की बात यहाँ पर अब समय व्यर्थ करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक। तो हम चलते हैं वहाँ चौपाल पे। हाँ। आप और भाभी हाँ। दोनों एकदम तैयार होकर फटाफट आइए। ए भैया पूरा जानकारी मिल जाएगा ना? एकदम पूरा प्रोफेसर से पटना से आ रहे हैं। अभी तुमको लग रहा है तब कि का? पूरी जानकारी मिल जाना ए भैया तो सुनिए, हम चलते हैं, आप लोग आइए सर दे। ठीक हाँ, चलते हैं। हाँ, तो ऐसा करो, हाँ। खाना वाना छोड़ो। हाँ। और सबसे पहले हम लोग वहीं चलते हैं। हाँ सही बात है, छोड़ते ही हैं। चलिए चलो। जल्दी जल्दी चलिए। चलो। कब से लोगों को बोलो दीपक भैया का आने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं। कहाँ रुक गए? अरे आ गए। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे भैया, अरे क्या करे भैया, आप जानबे न करते हैं, इतना ना देर कर देती है ये तैयार हो। अरे भैया वो सब बात छोड़ो। हाँ। हम नहीं बुलाए थे कि सर आए हुए हैं। हाँ, तो हम तो यही है सर। अच्छा प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, सर का परिचय। सर का परिचय है कि सर का नाम हुआ डॉक्टर ज्ञानंद बहादुर चांद जी, अच्छा। जो कि जंतु विज्ञान में प्रोफेसर है। और ये पटना से आए हुए हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर है। अच्छा, इन्हीं के बारे में आप बता रहे थे। हाँ। हाँ। अच्छा तुम भी तो पूछे रही थी ना। हाँ, तो वो क्या पूछना है सर से पूछ लो। अच्छा सर, भैया बता रहे थे तो हमको बहुत सारा सवाल मन में आने लगा। तो हम सोचे कि जब भैया बोले हैं सर से मिलने तो हम सर से ही पूछ लेंगे। हाँ। सर आप हमको ये बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है सर, और इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे देश के बहुत ही प्रमुख महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव प्रकाश के पुंज पर जो प्रकीर्णन पे जो प्रभाव पड़ता है, जब किसी मीडियम से वो गुजरता है माध्यम से, तो उसको हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं और इसको रमन किरणें भी कहते हैं। और इसी योगदान को ऐतिहासिक रूप में धरोहर के रूप में मनाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सर एक सवाल है मेरे मन में कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या है सर? ये क्यों हम लोग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल दीपक जी ने किया। इसके पृष्ठभूमि के पीछे थोड़ा हमें सीवी रमन के बारे में जानना होगा। सीवी रमन एक तमिल परिवार से थे, वो तमिल ब्राह्मण थे और उनके पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 1907 ईस्वी में वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भौतिकी में अपना शोध कार्य प्रारंभ किया था। और इंडियन एसोसिएशन का जो इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता में, उसके प्रयोगशाला में उनके अंडर में 32 शोधार्थी थे। अच्छा। और उस 32 शोधार्थी में एक शोधार्थी का नाम लेना बहुत आवश्यक है,
और वो है शिवचंद्र सिरकार। और ये श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि रमन प्रभाव की खोज तो उन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही कर दी थी और 28 फरवरी 1930 को सबसे पहले ये प्रकाशित भी हुआ। लेकिन उसके 56 वर्षों के बाद 1986 में यह सिरकार जी का ही सार्थक प्रयास था कि उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो न्यू दिल्ली है उससे अनुरोध किया कि आप भारत सरकार से कहिए कि रमन प्रभाव के को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में बनाए। भारत सरकार उस समय की बहुत ही वो इस पे उसने गौर किया और फिर उन्होंने अप्रूवल दिया और तब से पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। अच्छा। और उस साल से आज तक अनवरत जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी जो हैं बड़ी हर्षोल्लास के साथ 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अच्छा सर, तो ये जो भारत सरकार है ये मतलब बहुत सारी योजनाएं लाई होंगी ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ऊपर, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं सर? हाँ बिल्कुल, उसके पहले हम लोग एक ये जान लेते तो समझने में बहुत अच्छा रहता कि विज्ञान आखिर कहते किसको? हाँ जी सर, यही तो मैं पूछ रहा था, लेकिन भैया ने विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा नॉलेज है जो तर्क संगत हो और जिसकी प्रामाणिकता। अच्छा। क्योंकि आप सुपरस्टिशंस के साथ जो नॉलेज है, अंधविश्वास के साथ, उसको आप विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। सबसे पहले ये जानना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, जैसा कि अनामिका जी भी जानना चाह रही थी, तो इसका 4 मुख्य उद्देश्य है। अच्छा। पहले इसको जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे भारत सरकार हमको मदद कर रही है। तो पहला जो उद्देश्य है वो है कि विज्ञान एवं तकनीकी को हमारे जीवन के जो दैनिक जीवन है उसमें उसकी जो उपयोगिताएं हैं उसको उजागर करना, यानी जस्ट टू पॉपुलराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि विज्ञान के विकास हेतु और मानव जीवन के सतत विकास के लिए और उत्थान के लिए जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी अनुसंधानकर्ता हैं, जो भी व्यक्तित्व हैं, उनको चिन्हित करना और उनके द्वारा किए गए कार्यों, अनुसंधानों, क्रियाकलापों को समस्त जनमानस तक पहुंचाना। जैसे सपोज करिए कि एक छोटा कोई इनोवेशन किसी गांव में कोई कर देते हैं, तो उसको एक ऐसा चीज़ प्रदान करना, ऐसा मंच प्रदान करना ताकि उसका वह काम जनमानस तक पहुंच सके और प्रोत्साहित हो। हाँ। तो तीसरा सिद्धांत यही है कि हमको वैसे लोगों को चिन्हित करना है जो लोग वैज्ञानिक अभिरुचि रखते हैं, वैज्ञानिक कार्य करते हैं, उनको एक मंच प्रदान करना है और मंच प्रदान करने के साथ साथ उनके जो क्षेत्र में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको उनको अवगत कराना है और उनको प्रोत्साहित करना है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। क्या बढ़िया। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सिद्धांत है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का, जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि जन मानस तक इसको पॉपुलराइज करना है और लोगों को कहना है कि साहब अधिक से अधिक अब साइंस के उत्थान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से आप विज्ञान में उत्थान करेंगे तो जन और जन जीवन का जो माने जो जिंदगी जीने की जो कला होगी वो बहुत ही उन्नत होगी, बहुत ही काफी हद तक बदल भी जाएगी। जी। अब इसके लिए आपने पूछा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार हाँ, भारत सरकार का क्या है? तो देखिए, भारत सरकार अभी तो आदरणीय मोदी जी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा ऐसा बजटरी प्रोविज़न कर दिया है और बहुत सी संभावनाओं को उजागर कर दिया है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में जो भारत सरकार है वो विज्ञान के विकास के लिए बहुत प्रारंभ से ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट के लिए कई कार्य कर रही है, कई कार्य किया है इसने। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक चीज़ का हम नाम ना लें तो ये अधूरा रह जाएगा, और वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माने विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय का जो अंत्योदय हुआ है, जो उदय हुआ है, उसके पीछे बेसिक कारण ही यही है कि विज्ञान को कैसे हम लोग पॉपुलराइज करें। मतलब तकनीक से ये जुड़ा हुआ है, तकनीक से जुड़ा हुआ है, कैसे हम लोग इसको पॉपुलराइज करें। और आपको सुन करके ताजुब होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो प्रत्येक वर्ष NCSTC एक एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस कम्युनिकेशन। बिल्कुल। ये टेक्निक जो है, ये जो DST का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो नोडल एजेंसी का काम करता है। अच्छा। कि राज्य में, शहर में
देश में, देश के कोने कोने में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का किस तरह से मॉनिटरिंग होगा, किस तरह से उसकी फंडिंग होगी, कैसे विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, ये सब चीज़ की देख रेख वो नोडल एजेंसी का काम करता है। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि 38 राज्य में राज्य स्तरीय भी स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ BSc-STC, अच्छा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में है। तो हर राज्य में NC-STC का ब्रांच है, मतलब भारत के हर राज्य में, हर राज्य में। तो वो पैसा वहाँ से उस ब्रांच में आता है और फिर वहाँ से वो स्टेट की जिम्मेवारी होती है, राज्य सरकार की और NC-STC की, कि वो चिन्हित करता है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, फिर उनको वो फंड देता है कि आप ये कार्यक्रम कर सकें। इसके अलावा एक दो चीज़ और आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स भारत सरकार, वो नेशनल साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड देती है। उसमें ऐसे 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है प्रत्येक वर्ष, और उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है 28 फरवरी को अवार्ड देती है। तो सर मतलब इसमें चयन कैसे होता है? जैसे इसके चयन की बहुत एक विशाल प्रक्रिया है, जो कि जैसे अभी आपने देखा होगा पटना में हम लोग बैठते हैं तो जो बच्चे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आपका जो हम लोग ये करते हैं, सम्मेलन करते हैं बच्चों के लिए या साइंस एग्जिबिट्स करते हैं, तो पहले अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से चुन के आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आके पटना स्तर पर उनका चयन होता है, राज्य स्तरीय चयन होता है, फिर उनको जो है नेशनल लेवल पे भेजते हैं, वहाँ पे उनका चयन होता है, फिर वो सेमीफाइनल, फाइनल, कई एक चयन प्रक्रिया है। उसके बाद बच्चों का चयन होता है, मतलब फाइनली 5 लोगों का उसमें चयन होता है। तो ये तो बच्चों के लिए हुआ, लेकिन मेन है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों के काम के आधार पे, उन लोगों के पब्लिकेशन के आधार पे, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक है तो आप जब ऊंचा जरा सोचेंगे तो उसकी पहचान उसके प्रकाशन के द्वारा होती है। हाँ, बिल्कुल। कि उसने कहाँ प्रकाशन किया है, कितने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशन किया है, कितने उसके पेटेंटिंग है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस कंट्रीब्यूशन को माने ऑडिटिंग के लिए भारत सरकार के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था है और वो लोग चयन करते हैं। अच्छा सर, कहने का मतलब है कि अगर हम लोग के गांव घर के बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि सभी बच्चे एक बराबर नहीं हैं, उसमें कोई कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो अगर चाह रहे हैं कि विज्ञान की ओर मेरा ध्यान रहे या उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो उनके हिसाब से उनका बजट नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो वो बजट सरकार से कैसे ले सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। आज से 30 वर्ष पहले ये स्थिति नहीं थी कि हमारे गांव के बच्चे जिनके पास बजटरी प्रोविज़न नहीं है वो UPSC की तैयारी कर सके या विज्ञान के क्षेत्र में कुछ आगे कर सके। अभी तो आपको ये बता दें कि आप 299 रुपये के मोबाइल और नेट पैक पे जी आप विश्व के किसी भी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक्ड हो सकते हैं और हो करके आप वहाँ का कार्यक्रम देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। अब रही बात उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो आपको बता दें अभी हम NC-STC की बात कर रहे थे, जो राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी होते हैं, उनका काम होता है कि वो स्कूल के विद्यालयों में भी जो विज्ञान की जो शिक्षा है, वहाँ से जो विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले बच्चे हैं उनका चयन करें और चयन करके उनको सीड मनी दे। राज्य सरकार उनको सीड मनी देती है, जिसके लिए जानकारी नहीं है। बताइए भैया, कितना 2000-3000 रुपए की सीड मनी मिलती है। पता नहीं। और ये सीड मनी जो है, एक टीचर अभिभावक होते हैं, प्रिंसिपल अभिभावक होते हैं, ऑफकोर्स उसके ऊपर DAC DO होते हैं, ये लोग होते हैं जो मॉनिटरिंग एजेंसी हैं, और ये लोग एक शिक्षक उनके साथ लगाते हैं और शिक्षक फिर उनको गाइड करते हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि यहाँ पे जो हम लोग का NCERT डिवीजन का जो SCERT है, आप जानते होंगे, वहाँ पे हम लोग उन अभिभावकों का भी ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षकों का, कि आप किस तरह से प्रदर्श के लिए और विज्ञान में अभिरुचि पैदा करिएगा। इसके लिए हम लोग जो हैं वो ट्रेनर को ट्रेन करते हैं। हाँ, मतलब मोटिवेट कैसे किया, मोटिवेशन के लिए। तो ये चीज़ें हैं और अब इसके लिए बिहार सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नीतीश जी हैं, उनका भी विशेष ध्यान है शिक्षा के प्रति, और जितने भी जो हायरकियल सिस्टम में जितने भी तमाम अधिकारी हैं उन लोगों को इसके लिए जानकारी दी गई है ताकि वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन करा सकें, ग्रामीण परिवेश से अधिक पार्टिसिपेशन हो। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि आज भी इंडिया में बड़े बड़े संस्थान में, जैसे ICAR है, ICMR है, DBT है, DST है, जितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स है, उसमें ग्रामीण परिवेश के लोग ही आज तमाम सबसे उच्च अधिकारी पद पे हैं। वाह सर, आप बहुत अच्छी जानकारियां हम लोगों को दे रहे हैं और साथ में हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर, हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक स्लोगन के साथ करना चाह रहा हूँ कि साइंस इज़ द मोस्ट नेचुरल गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी एंड वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट। माने ये भगवान की एक बहुत बड़ी देन है ह्यूमैनिटी को, मानवता को, और हमको इसको डिस्टॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, साइंस को। और दूसरी बात है कि साइंस ही वो बैसाखी है जिसके द्वारा यह एक एंटीडोट है, यह दवा है जिसके द्वारा हम एल्यूजन को, जो हमारा अंधविश्वास है, उसको हम तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हाँ। तो अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के लिए यह एंटीडोट है। एंटीडोट आप समझ ले इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज के दिन में यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ग्रामीण नवयुवक युवतियाँ हैं, और एक चीज़ और, बिहार में रहने के कारण हम लोग के पास एक बहुत बड़ी खूबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अनामिका, तुमको सुनकर के ताजुब होगा कि 16 साल से 35 वर्ष के सबसे ज़्यादा युवक युवतियाँ बिहार में हैं पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोलते हैं, यानी हमारे पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है बिहार में, ये यंगस्टर्स का पावर बहुत ज़्यादा पावर है, और यही लोग नवाचार कर सकते हैं। तो मैं आज यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ग्रामीण युवक युवतियाँ और जितने भी हमारे जो युवक हैं और युवतियाँ हैं, वो लोग आगे बढ़ें, विज्ञान के प्रति अपनी अभिरुचि को बनाए रखें, नवाचार के बारे में सोचें, प्रॉब्लम्स को एलोकेट करें, और अपने सतत प्रयत्नों से, वैज्ञानिक प्रयत्नों से मानव जीवन स्तर को देश, राज्य और देश के स्तर पे बढ़ाने की कल्पना करें और उसके लिए कोशिश करें। क्या बात है, सर ने कितनी अच्छी बात कही कि युवक और युवतियों को आगे आकर इससे जुड़ना चाहिए और नवाचार के प्रति अपने आप को बढ़ावा भी देना चाहिए। इसी के साथ सर आप यहाँ पर आए और हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं आप दीपक जी को, अनामिका जी को, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं निदेशक प्रसार भारती पटना दूरदर्शन केंद्र के प्रति भी आभार जाहिर करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोग के बीच बैठने के लिए। बहुत खूब कहा है सर आपने। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे लगता है कि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आ रहा होगा या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000, और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, तो विदा लेते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, हो पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम नहीं करबई ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिन बसे खास जनकपुर में, ओ हमर बहिन बसे खास जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, राम जी के लन ससुरारी जनकपुर में, हो राम जी के लन ससुरारी जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। गंगा सागर स्नान दर्शन करबई भगवान, दर्शन करबई भगवान, सुनबई मिथिला पुराण जनकपुर में, हो सुनबई मिथिला पुराण जनकपुर में, हो एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन